हाय एवरीवन, आई एम वेद प्रकाश पांडे फ्रॉम बायोमेंटस बायोलॉजी क्लासेस। ये जो बैच है हिंदी मीडियम के लिए, ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम के लिए बनाया है, इसलिए हिंदी मीडियम के सारे विद्यार्थी यदि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो सबसे पहले बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी जो भी करना है करें, बिकॉज इसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। आप इस चैनल का सदस्य बने और पढ़ाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स हार्मोन क्या होता है, प्लांट्स हार्मोन के विषय में चर्चा कैसे करेंगे। प्लांट्स हार्मोन पादप हार्मोन, पादप हार्मोन क्या है देखिए, इसके विषय में सबसे पहले जो आइडिया देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, मतलब जो हार्मोन्स के विषय में आइडिया दिए, उस हार्मोन्स के विषय में आइडिया देने वाले वैज्ञानिक का नाम वॉन सैक। क्या था? वॉन सैक। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर शब्द हार्मोन। शब्द हार्मोन बाबू किसने दिया था? तो शब्द हार्मोन को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? शब्द हार्मोन कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? शब्द हार्मोन को देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्टार्लिंग था। शब्द हार्मोन को देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्टार्लिंग था। उसके बाद तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया इसमें? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने सबसे पहला जो हार्मोन्स है जिसको कि हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन को खोजा। ऑक्सीजन हार्मोन के खोजकर्ता कौन थे? ऑक्सीजन हार्मोन के खोजकर्ता कौन थे? एफ.डब्ल्यू. वेंट। और क्या हो सकता है बाबू? तो अगला एक टर्म ये भी पूछा जा सकता है कि फाइटोक्रोम शब्द किसने दिया। मान लीजिए आपने कहा कि हार्मोन्स के विषय में सबसे पहले आइडिया देने वाले साइंटिस्ट, हार्मोन के विषय में आइडिया देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो वॉन सैक जी थे। स्टार्लिंग जी ने शब्द हार्मोन को बताया। ऑक्सीजन हार्मोन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एफ.डब्ल्यू. वेंट है। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट के बाद फाइटोक्रोम को किसने बताया? फाइटोक्रोम शब्द को किसने बताया? तो फाइटोक्रोम शब्द के विषय में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम हाइमन था। क्या था? हाइमन। इतनी बात क्लियर है सब? अब ये जानिए कि फाइटोक्रोम ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? फाइटोक्रोम ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो नेचुरल फाइटोक्रोम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें फाइटोक्रोम उन्हें सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन
कहा जाता है, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वैसे रासायनिक पदार्थ जो नेचुरल फाइटोक्रोम्स के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। जैसे कि सिंथेटिक ऑक्सीजन, जैसे कि सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन चलिए, लॉकडाउन में ब्रेन को डाउन नहीं करना। चलिए आगे देखिए, सिंथेटिक, संश्लेषित, सिंथेटिक जो ऑक्सीजन है क्या है? तो पहला नंबर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा NAA, अल्फा एंड बीटा NAA, और क्या हो सकता है, तो IBA, और बोलिए PAA, और क्या 2,4-D, और क्या होगा 2,4,5-T। ये सारा सर आपने नाम क्या क्या लिख दिया, तो निपेथिलीन एसिटिक एसिड, निपेथिलीन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है, NaA, निपेथिलीन एसिटिक एसिड। IBA, IBA का मतलब इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, PAA फिनाइल एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इतना बात क्लियर है, आप लोग नोट कर सकते हो। चलो मैं लिख रहा हूं, मिथाइलिन एसिटिक एसिड, हिंदी मीडियम वाला थोड़ा इंग्लिश में भी लिखने का आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। इंडोल एसिड, और क्या होगा, फिनाइल, फिनाइल एसिडिक एसिड, और क्या होगा बाबू, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उसके बाद 2,4,5 यहां पर केवल कर देना है ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं, ये क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा इस बात पर ध्यान देंगे कि सारे जो नाम मैंने लिखा है इसे देखने के लिए नहीं लिखा है, इसको याद भी करना है, नहीं तो क्लास खुलते ही लॉकडाउन निकल जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिएगा, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई इतिहास क्या रही है, ऑक्सीजन के विषय में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन नामक शब्द को देने वाले वैज्ञानिक
एफ.डब्ल्यू. वेंट. कौन थे? एफ.डब्ल्यू. वेंट थे. और एफ.डब्ल्यू. वेंट जब एक टर्म को बताए तो लोगों को समझ में आया एक टर्म ऑक्सीजन जो टर्म है, अभी मैं बोल नहीं रहा हूं, बोलूंगा तो लिखिएगा, जब लिखने के लिए आप लोग को बोलूंगा। तो उन्होंने बताया तो लगा कि अच्छा एक कोई नाम आया है जो कि प्लांट में कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, इस रासायनिक पदार्थ के कोई काम होंगे, या तो ग्रोथ को बढ़ाता होगा, वृद्धि विकास कुछ भी करता होगा, प्लांट्स में है तो कुछ भी करता होगा, लेकिन इसके विषय में बहुत लोगों को जानकारी नहीं। 1880 ईस्वी में आप लोग लिखना शुरू करिए। सन 1880 ईस्वी में सबसे पहले एफ डार्विन तथा चार्ल्स डार्विन ने फोटोट्रॉफिज्म सन 1880 ईस्वी में सबसे पहले एफ डार्विन तथा सन 1880 ईस्वी में सबसे पहले एफ डार्विन तथा चार्ल्स डार्विन ने फोटोट्रॉफिज्म पर एफ डार्विन तथा चार्ल्स डार्विन ने फोटोट्रॉफिज्म पर स्टडी स्टार्ट किया। उन्होंने प्लांट्स के इस अध्ययन के फलस्वरूप एक पुस्तक लिखा जिसका नाम द पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट था, जिसका नाम द पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट था। और उन्होंने एक शब्द दिया था जिस शब्द को हम लोग स्टिमुलस टर्म के तौर पे जानते हैं, स्टिमुलस। टर्म देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डार्विन थे। कौन थे? डार्विन जी थे, जो कि स्टिमुलस टर्म दिए। कौन सा बुक लिखे थे? द पावर ऑफ, बुक का नाम क्या था? पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। प्यारे बच्चों, अब ये मत पूछना कि पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट तो हिंदी में नाम उन्होंने नहीं दिया था, तो बाबू हिंदी में नाम नहीं दिए थे, उन्होंने पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट नाम दिया था अपने बुक को। ठीक है, आगे देखिएगा, इन्होंने टीन के फॉल को, जो पत्तर होते हैं टीन के, जो कोलियोपटाइल सबसे पौधा के ऊपर वाले भाग जो देखिएगा, जिसको कि आप फुलगी या फुंगी बोलते हो, उस पार्ट को काट कर और वहां पर टीन का फॉल जो पत्तर, उसके जो फॉल रखे कंडीशन में जो था ग्रोथ नहीं किया, उसके बाद कोलियोपटाइल पार्ट भी रखे। जिसके मान लीजिए मैंने कोई प्लांट्स किया है और प्लांट्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है मैंने उसको काट दिया, यहां से उसको कट कर दिया, और काटने के बाद में बीच में कोई मैं दूसरा सबस्टेंस रख दूं और उसके ऊपर से फिर से मैं उसी प्लांट्स का ऊपर का कटा हुआ भाग रख दूं और इसको अब देखूं कि इसमें बेंडिंग हो रही है, मतलब एक प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। केंद्रीय ग्रास पर उन्होंने लेकर किया था, प्रकाश की तरफ वो ऊपर वाला जो पार्ट था नहीं मुड़ा, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन हार्मोन थे वो केवल ऊपर वाले कोलियोपटाइल पार्ट्स को मोड़े, कोलियोपटाइल पार्ट्स को टर्न किए, मोड़े, उसकी बेंडिंग की, लेकिन नीचे वाला पार्ट्स नहीं मुड़ा, नीचे वाला पार्ट नहीं मुड़ा, ऊपर वाला पार्ट जो कोलियोपटाइल पार्ट था, जो शीर्षस्थ पार्ट था, वो मुड़ा था। इसके बाद का जो कंडीशन आया, उनके बाद भी जॉनसन एंड वॉयसन नामक दो साइंटिस्ट आए थे 1910 ईस्वी में, उनने भी ओट पर एक्सपेरिमेंट अपना किया। उसके बाद साइंटिस्ट आए कोल एंड हैंसन स्मिथ, इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने पर जो टेलीग्राफ पेशेंट होते हैं, टेलीग्राफ पेशेंट
उनके यूरिन से एक्टिव सबस्टांस, उनके जो पेशाब से एक्टिव सबस्टांस को निकाला और उस एक्टिव सबस्टांस का नाम क्या दिया? ए, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन ए। ठीक, आगे देखिए FW वेंट। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन तथा F डार्विन, ये दोनों साइंटिस्ट कब आए? 1800, बोलिए कब आए? 1880 में। कब आए? 1880 में आए। किस पर स्टडी किए? तो 1880 में आने के बाद, 1880 में आने के बाद इन्होंने फोटोट्रॉपिज्म पर, इनका स्टडी किस पर था बाबू? फोटोट्रॉपिज्म पर था। स्टडी करने के बाद कौन सा बुक लिखे थे? तो आप लोग को पता ही है, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, ये बुक लिख दिया था इन्होंने। बुक का नाम मैं लिख ही दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या क्या वर्क किया, कैसे कोलियोपटाइल बेंडिंग को देखा, टीने के पत्थर का इस्तेमाल कैसे किया, मैं इसकी बात बता दिया हूं। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, FW वेंट का एक्सपेरिमेंट बड़ा इस काम में फेमस है। FW वेंट का एक्सपेरिमेंट बहुत इस काम में फेमस है। मैं बता दे रहा हूं कि FW वेंट ने क्या किया। सबसे पहले ध्यान दीजिए, FW वेंट ने एक्सपेरिमेंट में अगर नामक रसायन का इस्तेमाल किया। अगर आप लोग को मैं बता चुका हूं। और उन्होंने जो टिप पार्ट्स, उसका जो टिप पार्ट था, टिप पार्ट जो कोलियोपटाइल का टिप पार्ट था, उसको काट दिया और काटने के बाद वहां पर उस ऑक्सीजन को रख दिया, बीच में ऑक्सीजन को रख लिया। फिर उस पार्ट्स को हटा दिया। हटाने के बाद जब ऑक्सीजन वाला पार्ट्स अगर जो केमिकल था, रसायन था, उसमें सोख दिया था, अगर रसायन ने ऑक्सीजन को सोख लिया। उसके बाद जो स्टम्प का मतलब है बाबू, स्टम्प का मतलब इसके, मान लीजिए कोई प्लांट्स है, प्लांट्स का मैं फुल्गी वाले भाग को काट दिया, इसको काट कर मैं अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो ये भाग नीचे वाला बचा है, इसे क्या बोलते हैं? स्टम्प बोलते हैं। मान लीजिए इसके बीच में मैंने कोई रासायनिक पदार्थ अगर रखा हूं और अगर यहां से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया है, ब्लू वाला पार्ट ऊपर, येलो वाला पार्ट नीचे, ब्लू वाला जो पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट से कोई ऑक्सीजन जितना भी इसमें है, इससे बहुत काफी मात्रा में ऑक्सीजन अगर में ऑब्जर्व हो गए, तो फिर अगर को मैं लेकर यदि इसके टिप पार्ट पे रखूं, इसके स्टम्प पे रखूं, कटा हुआ भाग पर रखूं, तो एक कंडीशन इसमें भी बेंडिंग क्रिएट कर देगी, एक कंडीशन इसमें भी बेंडिंग क्रिएट कर देगी। और FW वेंट ने बताया था कि जिधर प्रकाश नहीं पड़ता है, FW वेंट ने क्या बताया? FW वेंट इन्होंने बताया कि जिधर डार्क होता है, मतलब कि छाया जिधर होती है, उधर जो ऑक्सीजन हार्मोन है, वो 57% रहता है। लाइट वाले भाग में, प्रकाश वाले भाग में, इल्यूमिनेटेड पोर्शन में ये 27% होता है। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 84%। 84% जब ये हो जाएगा तो बाकी के 16% किधर गए? तो बाकी के 16% लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही?
इस एक्सपेरिमेंट को अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 1931 ईस्वी में इस एक्सपेरिमेंट को बताया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑक्सीजन हार्मोन वास्तव में करता क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान दीजिए, फिजियोलॉजी का लिखे जो पादप पर ऑक्सीजन का प्रभाव पहला नंबर कोशिका विभाजन। पहला नंबर कोशिका विभाजन। एक कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, कोशिका के ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। यह कोशिका जो टिश्यू कल्चर होता है या कैलस फॉर्मेशन होता है, कलमी जिसको गाना बोला जाता है, ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, यही हार्मोन से उत्तरदायी होता है ये सब प्रोसेस के लिए। दूसरा नंबर, जहां पर एपिकल डोमिनेंसी की बात आ गई, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल पार्ट्स मतलब सबसे शीर्ष बिंदु पर प्रेजेंट रहने वाला पार्ट, ये पार्ट किसी भी आप पादप में देख सकते हैं कि ये पार्ट जल्दी जल्दी बढ़ता है, ये पार्ट जल्दी जल्दी बढ़ता है, एपिकल डोमिनेंस। उसके लिए भी उत्तरदायी हार्मोन कौन था, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ये अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट से भी या जो केंद्रीय ग्रास पर डार्विन जी ने एक्सपेरिमेंट किया था उससे भी क्लियर होता है। ठीक, तीसरा, इंटरनोड को छोटा करने के लिए, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, जो इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड को छोटा करने के लिए भी कौन सा हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन इंटरनोड को छोटा करने के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा, फीमेलनेस, जो मादा के लक्षण है, मादा के गुण है, पादपों में ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। पादपों में मादा का लक्षण, मादा का गुण जो प्रस्तुत होने लगता है वो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। लॉजिंग जो कंडीशन है, लॉजिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग का जो कंडीशन किसके कारण होता है, ये भी पादप हार्मोन ऑक्सीजन के कारण होता है। छठवां पॉइंट लिख लीजिए, छठवां पॉइंट, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं, इंटरनोड को छोटा हो जाना, इंटरनोड को छोटा करता है, इंटरनोड को छोटा करता है। और क्या कर सकता है भाई, ग्राफ्टिंग में हेल्प करता है। और क्या कर सकता है, हीलिंग ऑफ वुंड में हेल्प करता है, हीलिंग ऑफ वुंड, मतलब कि जो पादप का कटा हुआ भाग को भरने, पादप का कटा हुआ भाग को भरने में मदद करता है। पादप का कटा हुआ भाग, हीलिंग मतलब जैसे मान लीजिए कोई पार्ट कट गया है तो उसके बीच में जो गैप हो जाता है, इसको जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करके इसको फुलफिल करने का काम भी कौन करता है, ऑक्सीजन हार्मोन करता है।
पार्थेनोकार्पी, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या है? फूड, जब फ्रूट जो है सीडलेस हो जाए, बीजहीन हो जाए, इसमें कोई बीज ना हो, या बीज हो भी तो इतना छोटा कि उसका कोई फंक्शनल एक्टिविटी ना हो, उस कंडीशन में पार्थेनोकार्पी उसको बुलाता है। ये भी काम कौन करता है? पादप करता है। इतना क्लियर हो रहा है? एब्सिशन को प्रिवेंट करता है। एब्सिशन जो पतझड़ वगैरह जो पादप में होने लगते हैं, वो सबको ये प्रिवेंट करने का काम करता है। उसके बाद रूट का इनिशिएशन, जो रूट का विकास है, जो रेडियल एंड प्रीम्यूल से जुड़ बनते हैं, रेडियल से बनते हैं जो रूट, इस कंडीशन में जो रूट का इनिशिएशन है जड़ का, उसमें भी इनिशिएशन मतलब प्रारंभ, उसका जो प्रारंभिक अवस्था होता है, उसके लिए भी कौन उत्तरदायी है? ऑक्सिन हार्मोन। फ्रूट थिनिंग के लिए भी जो उसका ऊपर का कवर होता है, उसको भी थिन करने के लिए, फ्रूट का ऊपर का कवर जो थिन करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है कौन? ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं ऑक्सिन हार्मोन का, जिसके द्वारा वो पादप में वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है। अगले वीडियो में बाय। ठीक, धन्यवाद।